गुड इवनिंग मैम। रितिका आज लेट ज्वाइन किया। यस मैम। चलो अच्छा। अभी सचिन आपकी शायद पहली क्लास है यहाँ पर। तो मैंने अभी यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट खत्म कर दिया है। ठीक है, और अब हम लोग आज से शुरू करेंगे प्रोनाउंस। तो सचिन, मैंने वैसे नोट्स शेयर कर दिए थे, अगर आपके पास हो तो एक बार आप देख लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा फिर। हाँ जैसा। मैम। ठीक है। ओके रितिका, आगे क्वेश्चंस लगाए थे आपने? मैम वो पीडीएफ मिला नहीं है। पीडीएफ नहीं मिला? पीडीएफ तो मैंने शेयर किया था। नो मैम, चलो नहीं मैं एक मिला। बार टीम पर डिस्कस कर लूंगी मैं। ओके ठीक मैम। है। ओके चलो, आज हम लोग प्रोनाउन स्टार्ट करते हैं। आई एम शेयरिंग यू विद द स्लाइड्स। माई स्क्रीन इज विजिबल। यस मैम। यस मैम। ओके। नाउ आज का टॉपिक क्या है? प्रोनाउन। प्रो नाउन। वैसे हम लोग नाउन तो जानते हैं, व्हाट इज अ नाउन? व्हाट इज अ नाउन? रितिका, सचिन, नाउन तो बताओ क्या होता है बेटा। तभी तो प्रोनाउन पढ़ेंगे। नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल। ठीक है। तो और प्रोनाउंस फिर क्यों आए पिक्चर में? प्रोनाउन की क्या जरूरत थी? To so that we don't have to use a noun and again and again. Yes. It is written in the slide too. A pronoun is a word that stands in for a noun, often to avoid the need to repeat the same noun over and over. For example, हम लोग let's make a paragraph. Ram is a boy. Ram studies in class 8th. Ram school's name is Lucknow Public College. हर जगह क्या कर रहे हैं हम लोग? राम 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 रिपीट कर रहे हैं. So to avoid this, what we will do? Ram is a boy. He studies in class 8th. His school name is लखनऊ पब्लिक स्कूल या कॉलेज. तो हो क्या गया इससे? प्रोनाउन, व्हाट डज अ प्रोनाउन डू? प्रोनाउन ब्यूटिफाइज द सेंटेंस, ओके, बाय एडिंग डिफरेंट वर्ड्स टू सिमिलर नाउन. हम लोग उसको क्या करते हैं? ब्यूटिफाई करते हैं. ठीक है। अब जैसे प्रोनाउन के एग्जांपल्स आपको पता ही है, आई, मी, हम, यू, हिम, ही, हर, सब ऐसे जितने भी आपने अभी तक देखे होंगे सेंटेंसेस में, सारे ये क्या है? प्रोनाउंस है. जो नाउन के अलावा है वो क्या है? प्रोनाउन है, जो नाउन को रिजेंबल कर रहा है. इसमें एक कैटेगरी आती है, एक ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस. Objective personal pronouns are the pronouns that are used as direct objects, indirect objects, और प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट्स. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स में क्या हो गया? जब हम डायरेक्टली बात कर रहे हैं किसी के बारे में, आई, वी, मैंने पहले क्लास में क्लियर किया था कि जहां पर आई इंक्लूड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट हो जाएगी. हम मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ, मैं उस इसमें बारे में बात कर रही हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ रेदर, चाहे वो आई के कंटेक्स्ट में हो चाहे वो वी के कंटेक्स्ट में हो. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स में क्या आ जाएगा? दे, देम, किसी और के बारे में बात कर रहे हैं. थर्ड, प्रपोजिशनल. प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट्स मतलब होंगे वो ऑब्जेक्ट्स जो किसी चीज की पोजीशन बताए, मतलब इनमें पोजीशन शुरू हो रहा हो, पोजीशन दिखाया जा रहा हो. इन, ऑन, इट, अपॉन, अबव, अंडर. ठीक है। इन सब के साथ कोई प्रोनाउंस अगर यूज होते हैं वो सब क्या कहलाएंगे? ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन. इसमें क्या क्या आपका आ सकता है? मी, यू, हिम, हर, इट, अस, यू, देम, हुम. यही लिस्ट है खाली जो ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस की तरह यूज करते हैं हम लोग. ठीक है। क्लियर है इतना? पहली स्लाइड में कोई प्रॉब्लम इसमें? नो मैम। रितिका, एनी प्रॉब्लम? No एनी? मैम। नो। चलो नेक्स्ट. नाउ सबसे ज्यादा, क्या कह लो, सबसे अनोइंग एरर जो होती है वो प्रोनाउन की होती है. व्हाट वी डू इन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, व्हेन वी रीड आउट द सेंटेंस, we sense that something is wrong in this sentence, right? Like it should not occur as वो मतलब वो तुम्हें जो है वैसे नहीं लगेगा जैसे कुछ ग्रामेटिकल एरर हो रही है उसमें, है ना? वो फील आ जाएगी तुमको. लेकिन प्रोनाउन एक ऐसा केस है जिसमें हम पता ही नहीं कर पाते कि किसके बारे में बात हो रही है. एक सेकंड. प्रोनाउन में क्या होता है कि ये हमारा जैसे एरर हो जाएगी, वो पता भी नहीं चलेगा. वी विल नॉट बी एबल टू सेंस इट. ओके, हमें सेंस ही नहीं कर पाएंगे हम कि वो एरर हो गई है उसमें. इसीलिए इसको सबसे अनोइंग एरर कहा जाता है ग्रामर में. और इसको पकड़ना बहुत जरूरी है. अगर प्रोनाउन के एरर आ गई तो प्रॉब्लम हो जाती है, फिर सेंटेंस पूरी तरीके से रॉन्ग हो जाता है.
तो इसमें हम लोग की 3 एरर्स हैं, प्रोनाउन केस, प्रोनाउन रेफरेंस एंड प्रोनाउन एंटीसिडेंट प्रॉब्लम्स। 3 तरीके के एरर्स हैं जो प्रोनाउन में हम लोग देखते हैं। तो उसमें सबसे पहला है प्रोनाउन केस। What does pronoun case indicates? It indicates how a pronoun functions in a sentence, whether it is a subject, object or shows ownership. मतलब ये प्रोनाउन केस, व्हाट इज द केस ऑफ प्रोनाउन, किस तरीके से प्रोनाउन हम लोग उस सेंटेंस में यूज कर रहे हैं। हमें ये पता है एक सेंटेंस में सिर्फ 2 ही पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। ठीक, सब्जेक्ट मतलब जो बता रहा है कि वो सेंटेंस किसके बारे में बात हो रही है, वर्ब क्या कर रहा है, किसके किसके थ्रू हो रहा है, एक्शन किस चीज का शो हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट पार्ट होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाती है। ठीक, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समझ में आ गया। ओनरशिप, ओनरशिप में पोजीशन दिखाना है हमें, किसी भी चीज का पोजीशन, जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हो सेंटेंस में, उस चीज का पोजीशन दिखेगा कि ये मेरी है, ओनरशिप दिखेगी। तो इसमें इस तरीके से इसमें 3 केसेस आते हैं, एक सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट से सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव और ओनरशिप से पॉसेसिव। ठीक, देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या चीज चल रही है यहाँ पर। सब्जेक्टिव केस यूज्ड व्हेन द प्रोनाउन इज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस सच एज आई हैव अ बिग चॉकलेट बार। ठीक, क्लियर हुआ कुछ। सब्जेक्ट में क्या आ गया, आई आ गया। आई क्या है, एक प्रोनाउन है। अगर आई हटा दे हम सेंटेंस से तो मीनिंग खत्म सेंटेंस का। हैव अ चॉकलेट बार, किसको, कौन, किधर, किसके पास, वी देम दे किसके पास है, 2 बच्चों के पास है, एक बच्चे के पास है, गर्ल के पास है, बॉय के पास है, क्या है। आई की जगह यहाँ पे शी भी लग सकता था, ही भी लग सकता था, तो आप कोई प्रोनाउन लगा सकते हो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोनाउन लगना जरूरी है एज अ सब्जेक्ट। तो जिन जो प्रोनाउंस, द प्रोनाउंस विच आर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, दे आर नोन एज सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस इंक्लूड आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, दे एंड हु। हम लोग ये देख रहे हैं शुरुआत से, पहली स्लाइड में भी लिखा था कि यू हमारा सिंगुलर की तरह भी यूज होता है और प्लूरल की तरह भी यूज करता है। इट डिपेंड्स अपॉन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। हम लोग यू को सिंगुलर की तरह भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल की तरह भी यूज कर सकते हैं। नाउ ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस कब यूज करते हैं हम लोग, जब हमें ये लग रहा हो कि उस सेंटेंस में प्रोनाउन के साथ कुछ हो रहा है, समथिंग इज बीइंग डन टू द प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, जॉन लाइक्स मी बट नॉट हर। हर यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है। अब उसके साथ क्या हो रहा है, लाइकिंग नहीं हो रही है, पसंद नहीं किया जा रहा है। सर मैं तो हर क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हो गया, इसलिए केस कौन सा हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। पॉजिटिव केस क्या हुआ, यूज टू इंडिकेट ओनरशिप और पोजिशन सच एज माई और हिज। दिस इज माई कार, दिस इज माई टॉय, दिस इज हिज टॉय, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बैग। सब में क्या है, ओनरशिप आ रही है, पोजीशन आ रहा है, ये मेरा, मेरी चीज है। तो वो केस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव केस। तो इन सब में एरर्स क्या आ जाती हैं, ये तो हमने समझ लिया कि ये तीनों केसेस हैं। इनमें एरर्स क्या आती हैं, एरर हम लोग के साथ ऐसी आती है कि कभी कभी क्या होता है, ये सब कॉम्बिनेशन में यूज किए जाते हैं। जैसे आई एंड ही एक साथ यूज किया जा रहा होगा इस सेंटेंस में, यू और ही एक साथ यूज किया जा रहा होगा, यू एंड वी एक साथ यूज किया जा रहा होगा, दे और देम एक साथ यूज किया जा रहा होगा। तो हमें ये देखना है कि किन सेंटेंसेस में हम लोगों को इन दोनों को कैसे यूज करना है, इसका एक ऑर्डर होता है। आपने अगर सेंटेंसेस पढ़े होंगे कुछ, अगर कभी रीडिंग की होगी तो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में, तो ये क्या कैसे होता है प्रोनाउन, हमेशा सेकंड वाले को पहले रखा जाता है, यू एंड आई। कभी आई एंड यू करके सेंटेंसेस नहीं होते हैं। आई एंड यू गो आर गोइंग टू द क्लास, नहीं, यू एंड आई एम गोइंग टू आर गोइंग टू द क्लास, ऐसे करके बोलते हैं हम लोग। क्यों बोलते हैं ऐसे, यू ही पहले क्यों रखा हमने, आई क्यों नहीं रखा। इसका रीजन हम लोग अभी आगे की स्लाइड्स में देखेंगे, इसके क्या रीजन है, क्या ऑर्डर लगता है इसमें, सब हम लोग आगे देखेंगे। इतना क्लियर है रितिका, प्रोनाउन केस। Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट आएगा प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट। सबसे पहली चीज, एंटीसीडेंट क्या होता है। एंटीसीडेंट वो प्रोनाउन है जिसके ठीक पहले एक नाउन आ रहा होगा। सबसे पहली चीज, कौन सा प्रोनाउन है जिसके ठीक पहले एक नाउन आएगा, वो उस प्रोनाउन को हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीसीडेंट। एग्रीमेंट वही चीज है जो हम लोग सब्जेक्ट वर्ब में देख रहे थे। इसमें क्या होगा, आपको एग्री करना है कि उनका प्रोनाउन और एंटीसीडेंट्स दोनों किसमें एग्री करने चाहिए, नंबर में, जेंडर में और पर्सन में, इन तीनों में करना चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ नंबर में एग्री कर रहे थे।
इसमें हमारे पास 3 कैटेगरीज होंगी, नंबर, जेंडर और पर्सन। इन तीनों पे हमारा एग्री होना चाहिए। पर्सन मीन्स हो गया यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जेंडर मतलब मेल फीमेल, नंबर तो हम लोग जानते हैं सिंगुलर और प्लूरल। क्लियर है? कोई दिक्कत? कृतिका, एनी No, प्रॉब्लम? ma'am. No, ma'am. चलो, लास्ट टाइप ऑफ एरर इज प्रोनाउन रेफरेंस. It is the idea that a pronoun should clearly refer to a noun that comes before it, called the antecedent. When used correctly, pronoun reference is clear. However, unclear pronoun reference can cause confusion. ये बहुत सिंपल सी एरर है। ये अगर ऊपर दोनों की में एरर आ रही होगी ना, तो ये अपने आप ही आ जाएगी। अगर ऊपर के दोनों में एरर्स नहीं हो रही हैं, तो ये अपने आप ही नहीं आएगी। क्योंकि अगर इसमें एरर आती है प्रोनाउन रेफरेंस, जब हम रेफरेंस ले रहे हैं किसी से, यू एंड आई, हम यू ने यू से रेफरेंस लिया है, दिस इज माई बैग, हम लोग माई से रेफरेंस ले रहे हैं। अगर नहीं यूज करेंगे, इनमें एरर होगी, तो कहीं ना कहीं सेंटेंस पे कंफ्यूजन आएगी, वो एरर दिखने लगेगी आपको अपने आप ही सामने। तो सबसे इजी जो एरर है वो प्रोनाउन रेफरेंस की है। क्यों? क्योंकि ये अलग से दिखती है। क्यों दिखेगी? क्योंकि ऊपर की दो उसमें अकर कर रही होती है। तो ढूंढना हमें ऊपर की दोनों को है, मतलब प्रोनाउन केस और प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट के एरर्स को ढूंढना है, तो प्रोनाउन रेफरेंस अपने आप ही क्लियर हो जाएगी। क्लियर है? अब हम लोग रूल से स्टार्ट करें। Yes, ma'am. नेक्स्ट, सबसे पहला रूल, नो ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। सबसे पहली चीज, ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है मैंने क्लियर किया अभी तुम लोगों को। नहीं, पहली स्लाइड, ये स्लाइड बता दी थी ना? हाँ ठीक है। ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट की तरह यूज किए जा रहे होंगे। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि ये रूल हमारा क्या कहना चाह रहा है, कैसे हम लोग ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन को यूज नहीं कर सकते हैं, और कौन से नहीं यूज कर सकते हैं, कौन से यूज कर सकते हो, कौन से नहीं। सबसे पहला स्टेटमेंट, इट इज आई हु केम यस्टरडे। यहां पर हमें मी नहीं लगाना है, हमें क्या लगाना है? आई लगाना है। मी क्यों नहीं लगाना है? मी क्यों नहीं लगा सकते बेटा, कुछ आइडिया? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। करेक्ट। जब सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे तो हम लोग मी, हिम, हर, देम, ये सब कुछ यूज नहीं करेंगे। हम लोग हमेशा फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन ही यूज करेंगे। ठीक। जब भी ऑब्जेक्ट की तरह, सब्जेक्ट की तरह यूज करना होगा, तो हमें फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन ही यूज करना है। इट इज आई हु केम यस्टरडे, इट इज ही हु विल हेल्प यू। इफ आई वर शी, देखो आई और शी दोनों ही क्या है आपके, कौन से प्रोनाउंस है ये? फर्स्ट एंड, फर्स्ट पर्सन, और लाइक ही कौन सा है? थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन इज। ठीक। तो ये जो मी, हिम, हर, देम है ना, ये सब इनडायरेक्ट प्रोनाउंस हो जाते हैं। ठीक है। ये आपके जो है ये फॉर्म्स हैं, ये थर्ड पर्सन के भी फॉर्म्स हैं। शी का फॉर्म है, थर्ड पर्सन का फॉर्म है हर। ठीक। लेकिन जो ओरिजिनल थर्ड पर्सन है वो क्या है? शी है। तो हम लोग शी को यूज कर सकते हैं, हर को नहीं यूज करेंगे, क्योंकि हर बिल्कुल ही जो है वो अलग टेंस में चला जा रहा है। ठीक। तो इफ आई वर शी आई वुडेंट डू इट, इट इज दे हु सेव्ड अस। It should be remembered that personal pronoun can be used in the objective form, but this is not allowed in writing. हम लोग उसको यूज कर सकते हैं बोलने में, मतलब हम लोग नॉर्मल इंग्लिश में टॉकिंग कर रहे हैं तो उसमें ग्रामेटिकल एरर्स देख जानती हो, वो कंसिडर कर ली जाती है। लेकिन अगर राइटिंग कर रहे हैं, हम लोग ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो हम लोग इसको अलाउ नहीं करते। ये गलत होता है इंग्लिश ग्रामर में। ठीक है। मतलब अगर चाहो तो इट इज मी हु केम यस्टरडे, इसको हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन लिख नहीं सकते हैं। ठीक है। तो हम लोगों को लिखने वाला पढ़ना है, बोलने वाला नहीं। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 2 इज बेस्ड अपॉन ऑर्डर। मैंने अभी बोला ना ऑर्डर कैसे हम लोग यूज करते हैं। यू कैन यूज सिंपल फॉर्मूले टू रिमेंबर द करेक्ट यूज ऑफ प्रोनाउंस इन सिंगुलर नंबर। रिमेंबर 3 + 2 + 1, मतलब थर्ड पर्सन प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन एंड फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, 3 to 1। 3 में क्या यूज करेंगे हम लोग? यू। 2 में क्या यूज करेंगे? ही। और 1 पे क्या यूज करेंगे? आई। अब कैसे यूज करेंगे, अभी आगे एग्जाम्पल्स के साथ हम समझाते हैं। इन प्लूरल नंबर में क्या हो जाएगा? इट इज 2 + 3 + 4। वी इज सेकेंड पर्सन, यू इज थर्ड पर्सन, एंड दे इज फोर्थ पर्सन। हम लोगों ने कभी फोर्थ पर्सन पढ़ा नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये फोर्थ फॉर्म है, थर्ड का ही एक फॉर्म है, जिसको हमने 4 बोल दिया फॉर्मूला बनाने के लिए खाली। But if the sentence has a bad sense or is expressive of some error or fault, the order should be I/V। I या V में से कोई एक यूज कर सकते हैं, you और he/they।
अब इसको कैसे यूज करना है? यूज करने का मतलब हो गया कि अगर मान लो किसी सेंटेंस में आपको कॉम्बिनेशन करना है यू और ही का, मान लो इन केस, तो हम सबसे पहले क्या यूज करेंगे? यू यूज करेंगे, उसके बाद ही यूज करेंगे। पहले ही और यू नहीं यूज करेंगे, ही एंड यू नहीं बोलेंगे, यू एंड ही बोलेंगे। इसी तरह मान लो कोई कॉम्बिनेशन में बनाना है वी और दे का, तो हमें सबसे पहले क्या यूज करना है? वी यूज करना है, उसके बाद दे यूज करना है। ठीक। लेकिन अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जहां पर हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि उसमें सेंस क्या निकल रहा है, थीम क्या निकल रही है, तो अब हम लोग ये वाले फॉर्मूले यूज करते हैं, जिसमें आप देख रहे हो एक ही अंतर आ रहा है, जो सबसे बड़ा अंतर है कि वी दे के पहले यूज हुआ है। ठीक। और ये क्या कर रहे हैं हम लोग? इसको जो है फिर इसी तरीके से फॉर्म किया जाता है, इसका कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं सेंटेंसेस के, ताकि हमें ये क्लियर हो कि कौन सा प्रोनाउन ऑब्जेक्ट है, कौन सा प्रोनाउन सब्जेक्ट है, और कौन सा प्रोनाउन पॉजिटिव केस में जा रहा है। फॉलोइंग एग्जांपल्स हैं, यू ऑब्लिक ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। मतलब यू एंड आई आर गुड फ्रेंड्स भी लिख सकती हो, और ही एंड आई भी, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स भी हम लोग लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। शर्त क्या है, कंडीशन क्या है कि यू और ही में से ही कोई पहले आएगा, आई पहले नहीं आएगा। वी और यू एंड दे कैन लिव टुगेदर। वी ऑब्लिक यू, वी एंड दे कैन लिव टुगेदर, यू एंड दे कैन लिव टुगेदर। देखो प्लूरल नंबर में जो लिखा हुआ है, वी यू दे, दिख रहा है? तो वी कहाँ पे आ रहा है? पहले आ रहा है किसके? दे के। हमारा दे यहाँ पे सब रेफरेंस है कि दे के साथ पहले क्या आएगा? वी आएगा। दे के पहले आप यू भी लगा सकते हो, तो यू भी हमने ऑप्शन में दे रखा है। क्लियर है शुरुआत शुरुआत के दो सेंटेंसेस, कृतिका? Yes, ma'am. Yes, बहुत ma'am. कंफ्यूजिंग है ये, इसलिए लेकिन याद करना पड़ेगा इसको। Okay. नेक्स्ट क्या है? थर्ड, यू एंड ही वर क्लासमेट्स। देखो यू पहले आया और ही बाद में, ही एंड यू नहीं बोला है, यू एंड ही वर क्लासमेट्स। राम एंड आई लिव्ड इन द सेम हाउस। अब राम यहाँ पर नाउन आ गया, और नाउन तो ऑब्वियसली बात है कि पहले ही आएगा, ये तो पहला सही रूल है। नाउन कभी भी प्रोनाउन के पहले नहीं आ सकता, ये तो क्लियर है। ठीक। यू एंड आई कैन ट्रेवल टुगेदर, सिंगुलर नंबर वाली स्टेप से, यू और आई, यू एंड आई कैन ट्रेवल टुगेदर, यू आई के पहले आया है। वी एंड यू एंड दे कैन वर्क टुगेदर, ये देखो यहाँ पे तीनों आ गए। अब ये क्या है सेंटेंस? इस सेंटेंस में क्या निकल रहा है कि सब काम बस साथ कर सकते हैं। किस तरीके का काम? कुछ और सेंस है इसमें? कुछ भी नहीं है, और कुछ बताया ही नहीं। एक्शन तो है, वर्ब तो है, वर्क बता रहे कि हमें वर्क करना है, लेकिन किस चीज का, कैसा काम करना है? कोई मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है, अधूरा लग रहा है थोड़ा। ठीक। दे एंड वी वर इन द सेम क्लास। दे एंड वी देखो कहाँ से आया है, कौन से उससे आया है ये? अब इसको ये हमारा क्या कर रहे हैं हम लोग? दे एंड वी दे आपका पहले आ गया और वी बाद में, इस पे भी कोई भी सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है, सेंस नहीं निकल रहा। अब मतलब ये इनकम्प्लीट सेंटेंस लग रहा है। सेम क्लास ऑफ बीटेक या सेम क्लास ऑफ एमबीए ऐसे करके लिखा होता तो हम लोग कुछ इसमें सेंटेंस या मीनिंग निकाल सकते थे। आई ऑब्लिक यू एंड ही हैव टू एक्सेप्ट और फॉल्ट। आई एंड ही हैव टू एक्सेप्ट और फॉल्ट, यू एंड ही हैव टू एक्सेप्ट और फॉल्ट। यू एंड ही विल बी पनिश, ये भी सेंटेंस अधूरा सा है। पनिश्ड टुडे, पनिश्ड ऑन, कुछ तो डेट लिखी होती। इस सेंटेंस को अगर हम खाली बोलेंगे किसी भी इंसान से, तो वो यही पूछेगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कब? टू एक्सेप्ट और फॉल्ट, क्या गलती थी? व्हाट? सेम क्लास, किस, कौन सी क्लास? ठीक। जब भी आप कोई सेंटेंस किसी को बोलो, अगर ये सोचो कि क्वेश्चन रिपीट में आ सकता है, तो इट मीन्स वो सेंटेंस बैड सेंस में है या कुछ एरर है उसमें। तो उस केस में हम लोग जो थर्ड वाला रूल है उसको फॉलो करते हैं। क्लियर है रितिका? कोई दिक्कत इसमें? No, ma'am. Last third गलत होगा ना सेंटेंस, दे एंड बी. हाँ वो गलत है, तभी तो मैंने बोला वो तो बिल्कुल ही एरर है, वो तो बिल्कुल ही। फिफ्थ तक सारे सही हैं, उसके बाद वाले हाँ. सारे एरर थे। हाँ. ओके. ओके। नेक्स्ट, ईच अनदर एंड वन अनदर। बहुत सिंपल सा रूल है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की तरह इसमें रूल्स नहीं है। जो शुरुआत के दो थे वही सबसे टफ थे, बाकी आगे वाले सब इजी हैं। ईच अदर हम लोग हमेशा किसके लिए यूज करते हैं? टू ऑब्जेक्ट्स के लिए। वन अनदर क्या करते हैं? मोर देन टू के लिए। सीधी सी बात है, अगर दो के लिए यूज कर रही हो कुछ तो ईच अदर लगाओगी, अगर मोर देन टू पे कोई सेंटेंस है तो वन अनदर। द टू ब्रदर्स हेल्प ईच अदर, टू ब्रदर्स। ऑल द फाइव ब्रदर्स हेल्प वन अनदर, इसमें ईच अदर नहीं आता है, और कई बार बच्चे यही गलती करके आते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ ईच अदर ही पता होता है, हमें वन अनदर पता ही नहीं होता है ना, कि वन अनदर भी कोई प्रोनाउन नहीं, हमें पता ही नहीं होता, हमें ईच अदर ही पता होता है, तो हम वही लगा के आते हैं। और ऑप्शन में ये भी दिया रहता है, ऑल दी फाइव ब्रदर्स हेल्प वन अनदर। वन अनदर क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि फाइव ब्रदर्स हैं, दो से
ज्यादा है। द टू व्हील्स रब अगेंस्ट ईच अदर, ये वही केस है जो बिटवीन और अमंग का होता है। बिटवीन किस में लगाते हैं? दो लोगों में। और जब दो से ज्यादा होते हैं, कोई शेयरिंग में होती है, तो वो अमंग हो जाता है। ये तो पता होगा रितिका। यस मैम। ये वही सेम केस है, ईच अदर टू दो के लिए, और वन अनदर मोर देन टू। चलो नेक्स्ट, रूल नंबर 3, आफ्टर देन और एज। अब देखो इसमें करना क्या है। सबसे पहला सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ आई एम टॉलर देन ही विल बी आई एम टॉलर देन ही इज। हम लोग क्या लगता है, ये जब आई एम टॉलर देन ही हम लोग बोलते हैं तो ऐसा लगता है कुछ अधूरा है, इसमें इनकम्प्लीट है। लेकिन होता क्या है, ये मीनिंग क्या होता है इसका? आई एम टॉलर देन ही इज, बस इज लगाने की देरी है। लेकिन क्या इज लगाना जरूरी है? नहीं, इज लगाना जरूरी नहीं। अगर आपने इतना भी बोला आई एम टॉलर देन ही, इट इज करेक्ट। मतलब देन जब हम लोग यूज कर दे रहे हैं, उसके बाद कोई प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, तो इट मीन्स वो ऑटोमेटिकली वो कंपैरेटिव डिग्री में आ चुका है। उसके लिए अब हमें और भी कोई वर्ब या कुछ लगाने की, प्रोनाउन लगाने की जरूरत नहीं है। Therefore, in order to decide, we should mentally speak the whole sentence in our mind. और जहां पर ये is और ये सब आ रहा होता है, वहां पर हम लोग रोक देते हैं। हम लोग प्रोनाउन के बाद कुछ नहीं लगाएंगे। आई एम स्ट्रोंगर देन ही इज, हमारी माइंड में आएगा इज, लेकिन हमें बोलने की जरूरत नहीं है। आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज ही, ठीक। ही लव्स यू मोर देन आई लव यू मोर देन ही। सबका मीनिंग एक ही है, थर्ड और फोर्थ सेंटेंस का मीनिंग भी एक ही है, और फर्स्ट और सेकंड का भी मीनिंग एक ही है, लेकिन हम लोग अलग अलग फॉर्म में बोल रहे हैं खाली, ठीक है। और हमने प्रोनाउन के बाद कोई भी वर्ब नहीं लगाया है। तक क्लियर है? देन के केस में हमें प्रोनाउन के बाद कोई भी वर्ब नहीं लगाना है। क्लियर? यस मैम, अगर हम यूज करते हैं लाइक आई एम स्ट्रोंगर देन ही इज, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। गलत नहीं होगा, मैंने क्या बोला, बोलने में तो सही है, सही है। ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा, ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। कि जहां पर हम लोग दैन लगाते हैं, वहां पर हमें और कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। ओके दैन मैम। के लिए उसको कंपेयर कर दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, रूल नंबर 5, विद एंड विदाउट दैट। In some of the statements below, the word that has been put in brackets where it can be removed without changing the meaning, but that cannot be removed in other sentences. नीचे कुछ sentences हैं जिसमें हम लोगों ने that को point में ब्रैकेट में भी लिखा है और कुछ में ऐसे भी लिखा है, लेकिन कुछ ऐसे sentences हो गए जहां आपको that लगाने की जरूरत नहीं है। और यहीं पर जो अगर आप लगाते हो डैट, तो वहीं आपका ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा, वर्बली सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट, आई नो द हाउस दैट ही लिव्स इन। आई नो द हाउस ही लिव्स इन, ग्रामेटिकली कौन सा सही हुआ? आई नो द हाउस ही लिव्स इन। हमें डैट लगाने की जरूरत है ही नहीं। हम क्यों सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, सेंटेंस को क्यों लेंदी बना रहे हैं? ठीक, हमें क्या देखना है, कि ये देखना है कि अगर जो डैट लगा हुआ है सेंटेंस में, क्या उसकी जरूरत सच में है। अगर सच में है जरूरत, तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं है, तो हम लोग उसको वहीं पर स्टॉप कर देते हैं, उसको एलिमिनेट कर देते हैं। आई कैच द पॉइंट दैट यू आर हिंटिंग एट। आई कैच द पॉइंट यू आर हिंटिंग एट, दोनों का ही मीनिंग एक जैसा है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। आई कैच द पॉइंट यू आर हिंटिंग एट, मुझे वो पॉइंट समझ में आ रहा है जहां आप हिंट कर रहे हो। आई कैच द पॉइंट दैट यू आर हिंटिंग एट, उसका मीनिंग भी यही है। द पिक्चर दैट आई सॉ yesterday was good. द पिक्चर आई सॉ yesterday was good. मैंने जो पिक्चर कल देखी थी वो अच्छी थी, मैंने पिक्चर कल देखी थी वो अच्छी थी। बस दैट का अगर हटा भी दोगी तो कोई मीनिंग में अंतर नहीं आएगा। द मैन दैट यू इंटरव्यूड yesterday has come again. द मैन यू इंटरव्यूड yesterday has come again. दैट इज द हाउस दैट आई लिव्ड इन। अब इसमें देखो दो डैट है, तो इसमें से रिमूव कौन सा कर सकते हैं? अगर हम पहले वाला रिमूव कर दें, इज द हाउस दैट आई लिव्ड इन, कौन सा हाउस? पहला डैट हटाने से मीनिंग अधूरी हो जा रही है, इनकम्प्लीट हो रही है, बदल नहीं रही है, इनकम्प्लीट हो जा रही है। लेकिन वही अगर हम बीच वाला जो डैट है हाउस के बाद, उसको अगर हटाएं, दैट इज द हाउस आई लिव्ड इन, इसमें मीनिंग में कोई अंतर नहीं आ रहा है। हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट, सॉरी, सेंटेंस भी कंप्लीट है, और एरर भी कोई कुछ खास नहीं दिख रही है।
तो क्लियर है, मतलब हम लोग जो है प्रोनाउंस में एरर्स में हम लोग एक चीज और देख सकते हैं कि अगर डैट की जरूरत है तो हम लोग डैट लगाएंगे, अगर डैट बहुत ज्यादा जरूरी है, वो मीनिंग नहीं चेंज कर रहा है, तो हम उसको हटा देते हैं। क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट रूल नंबर 6, which and that. It is very important to understand the distinction. Distinction means difference between which and that. If the clause you are introducing can be removed without significantly changing the meaning of a sentence, use the non-restrictive which. You will use a comma to set off the clause beginning with which. If you can't remove it without altering the meaning or intent of the sentence, use the restrictive that. In addition, assuming that you opt for which, very likely you will be setting off the clause with a comma or two. You will not use a comma with that. अब ये कॉमा वाला जितना सेंटेंस है ये मैंने उन पेपर्स के लिए जहां पे आपको रिटर्न होता है, जहां ऑप्शंस वाले नहीं है। कॉमा वाला पार्ट हम लोग का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें बस ये देखना है कि हमें विच कहाँ यूज करना है और डैट कहाँ यूज करना है। एक चीज का बस ध्यान रखना है कि विच आपका नॉन रिस्ट्रिक्टिव है और डैट आपका रिस्ट्रिक्टिव है। अभी रिस्ट्रिक्टिव का क्या मतलब है? रिस्ट्रिक्टिव मतलब हो गया पर्टिकुलर, सीधी सी बात है, सिर्फ पर्टिकुलर चीज है। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग तो क्लियर हो जाएगा कुछ। द बुक विच आई रिटर्न टू द लाइब्रेरी यस्टरडे इज वन ऑफ माई फेवरेट्स। मेरी कुछ किताबों के जो मेरी पसंदीदा किताबें हैं उसमें से मैंने एक किताब लाइब्रेरी में रिटर्न कर दी है। नेक्स्ट, द बुक दैट आई वॉन्ट यू टू रीड इज इन द लाइब्रेरी। जो बुक मैं चाहता हूं कि आप पढ़ो वो लाइब्रेरी में है। दोनों में कुछ अंतर समझ में आया बोलने में? नो मैम, ऐसा लग रहा है कि दोनों में मतलब विच की जगह डेट और डेट की जगह विच यूज कर सकते हैं। अब देखो, अब मैं इसको एक और अच्छी तरीके से समझाती हूँ। तुम्हें 4 किताबें पसंद है, ठीक है, चलो मान लो तुम्हारे पास 4 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, ठीक, चारों ही पसंद है। आप उसमें से कोई एक किताब या एक बुक आप लाइब्रेरी में रिटर्न करा है, ठीक, पहला सेंटेंस ये हो रहा है। उन चारों में से कोई एक बुक, कोई और कुछ बोला नहीं गया है कौन सी बुक, कहीं नाम नहीं है, ठीक। नेक्स्ट, सेकंड, अब मैं चाहती हूँ एज अ टीचर कि आप फिजिक्स पढ़ो, ठीक, फिजिक्स पढ़ो किसकी? एच सी वर्मा की पढ़ो, ठीक है। अब मैं क्या बोल रही हूँ? द बुक दैट आई वॉन्ट यू टू रीड, दैट इज कौन सी बुक? फिजिक्स बाय एच सी वर्मा इज इन द लाइब्रेरी। अब मैं पर्टिकुलर कहाँ हो गई? एक मैंने पर्टिकुलर बुक पे। हाँ, जब मैंने रिस्ट्रिक्शन बोला आपको कि फिजिक्स की सिर्फ यही ऑथर की बुक आपको पढ़नी है और कोई बुक नहीं पढ़नी है, और आपके पास जो फिजिक्स की जो फेवरेट बुक है वो कोई भी ऑथर की हो सकती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, किसी भी ऑथर की हो सकती है, लेकिन मैं जो चाह रही हूँ जो आप पढ़ो वो क्या है? एच सी वर्मा है। इंग्लिश की क्या पढ़ना है? मैं कह रही हूँ इंग्लिश की आपको रेनन मार्टिन ही पढ़नी है, ठीक। आपको नॉवल किससे पढ़ना है? आपको मनोहर रॉय का ही पढ़ना है। मैं अगर ये बोलूँ कि हाँ, आपको ये पर्टिकुलर यही बुक आपको करनी है, तो वो क्या, वहां पे क्या हम लोग यूज करते हैं? डैट यूज करते हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंस शो कर रहा है आपके सेंटेंस के मीनिंग की। वो आपको जो है बांध देगा कि हाँ, इसी बुक को मुझे पढ़ना है, यही बुक बोली गई है। और विच के साथ क्या हो रहा है? विच में आपका कोई भी इंपॉर्टेंस वो मीनिंग को नहीं जोड़ रहा। विच क्या कह रहा है कि आपने जो है एक कुछ नंबर ऑफ बुक्स थी उसमें से कोई एक जाकर के वापस कर दी, तो कोई इतना पर्टिकुलर चीजें नहीं हो रही उसमें। जो किया आप, जो हुआ वापस, वो आपके लिए पर्टिकुलर था, उस लाइब्रेरियन के लिए पर्टिकुलर था, लेकिन एज अ जनरल वो पर्टिकुलर नहीं था। क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 7, when that is better than which or who। कभी कभी कुछ सेंटेंसेस में क्या होता है कि डैट को हम लोग प्रेफर कर देते हैं विच और हु यूज करने से ज्यादा। कब करते हैं? उसके तरीके के 4 केसेस हैं। सबसे पहला केस है जब एडजेक्टिव्स हम लोग यूज कर रहे हो सुपरलेटिव डिग्री में। सुपरलेटिव डिग्री समझ रहे होगे, गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री, ठीक। यस मैम। तो उस केस में हम लोग डैट यूज करते हैं। दैट इज द बेस्ट बॉय, दैट इज द बेस्ट बुक, दैट इज द बेस्ट ड्रेस, है ना, ऐसे करके। आफ्टर, ऑल, सेम, एनी, नन, नथिंग, ओनली, इन वर्ड्स के सामने भी हम लोग क्या यूज करते हैं? दैट।
इन सबके बाद ऑल दैट, सेम दैट, एनी दैट, नन दैट, नथिंग दैट, ओनली दैट, इनके साथ हम लोग विच या हु प्रेफर नहीं करते हैं। मैंने बोला प्रेफर नहीं करते हैं, अगर विच और हु लगा है तो गलत नहीं है, ग्रामेटिकली सही है। लेकिन वही मैंने बोला ना, प्रोनाउन का काम क्या है, सेंटेंस को ब्यूटीफाई करना। तो हम लोग वहां पर डैट जब लगाते हो डैट ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक। आफ्टर द इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हु एंड व्हाट, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस मतलब वो प्रोनाउंस जो हमारे क्वेश्चंस जनरेट करते हैं, हु एंड व्हाट। तो हु एंड व्हाट के साथ जो हम लोग क्या यूज करते हैं, डैट ही प्रेफर करते हैं। जरूरी नहीं है कि हम लोग वहां पर हु और विच लगाएं, खैर हु और व्हाट के साथ तो हु और विच लगेगा भी नहीं, इनके साथ दैट ही लगता है। आफ्टर द एंटीसीडेंट्स वन डिनोटिंग अ पर्सन एंड द अदर एन एनिमल और अ थिंग। अब अगर ऐसा कोई सेंटेंस है जिसमें जो है एक पर्सन भी आ रहा है और एक एनिमल भी आ रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं आफ्टर द एंटीसीडेंट्स, जैसे हम लोगों ने बोला कि राम हैज अ डॉग दैट इज ब्लैक इन कलर। ठीक, तो डैट यूज किया। अब हम लोग यही बोल रहे राम हैज अ डॉग विच इज ब्लैक इन कलर, ये अच्छा साउंड नहीं कर रहा, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विच मैंने क्या बोला, पर्टिकुलर नहीं है। अब हो सकता है वो व्हाइट के साथ थोड़ा थोड़ा उसमें ब्लैक के भी, वो सॉरी ब्लैक के साथ उसमें व्हाइट के भी पैचेस हो, सेंटेंस से ये शो हो रहा है विच इज ब्लैक इन कलर। लेकिन अगर उन्होंने बोल दिया डेट इज ब्लैक इन कलर, मतलब प्योर जेट ब्लैक कलर है। क्लियर है चारों रूल्स? यस मैम। नेक्स्ट रूल नंबर 8, बट एज अ प्रोनाउन। अब बट को कैसे हम लोग यूज करते हैं? सबसे पहली चीज, बट का मतलब हो जाता है नेगेटिव, इसमें नॉट जुड़ जाता है, जहां बट आया वहां नॉट जुड़ गया, नेगेटिव चीज जुड़ गई। समटाइम्स बट इज यूज्ड एज अ प्रोनाउन इन विच केस इट मीन्स हु नॉट और विच नॉट। बट का मतलब क्या होता है, हु नॉट और विच नॉट। देयर इज नन बट एडमायर्स यू, बट एडमायर्स मतलब क्या हो गया, हु डज नॉट एडमायर। देयर इज नन हु डज नॉट एडमायर यू, मतलब जो आपको एडमायर नहीं कर रहा है। हमने इतने बड़े सेंटेंस को छोटा कैसे किया, सिर्फ बट लगा करके ब्यूटीफाई किया सेंटेंस को। सेंटेंस वो भी सही है, हु डज नॉट एडमायर, लेकिन हु डज नॉट अगर लगा रहे हैं तो हम बट नहीं लगाएंगे, अगर बट लगा रहे हैं तो हु डज नॉट नहीं लगाएंगे। बट के साथ कोई भी नेगेटिव नहीं चलेगा, जहां बट के साथ नेगेटिव जुड़ा हुआ है वो गलत हो गया। ठीक। देर इज नो प्रॉब्लम बट कैन बी सॉल्व, बट कैन बी सॉल्व मतलब किसको हमने रिप्लेस किया है, विच कैन नॉट बी सॉल्व। देर इज नो प्रॉब्लम विच कैन नॉट बी सॉल्व, दोनों मीनिंग एक जैसी लिख रही है, लेकिन बट कैन बी सॉल्व में क्या हो रहा है कि हमारा ये मीनिंग को ज्यादा ब्यूटीफाई कर रहा है। देर इज नन बट लव्स हिज कंट्री, बट लव्स मतलब हु डज नॉट लव। हम लोग को बट के साथ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, वो ये कि हम लोग सोचते हैं कि बट का मतलब हो गया कि लेकिन ये कर सकते हैं, ये सबसे ज्यादा गलत थॉट है हमारी। बट को हम लोग कभी भी पॉजिटिव की तरह यूज करते ही नहीं, बट को हमेशा नेगेटिव की तरह यूज किया जाता है। देर इज नन बट लव्स हिज कंट्री, बट लव्स मतलब हो गया हु डज नॉट लव। देर इज नन हु डज नॉट लव हिज कंट्री। अब इसमें देखो पॉजिटिव सेंस किस तरीके से आया, नेगेटिव जोड़ के आया। ऐसा कोई भी नहीं है जो कंट्री से प्यार नहीं करता, मतलब सब करते हैं। अब फोर्थ सेंटेंस देखो, देर इज नो सिटी बट डज नॉट हैव अ ह्यूज पॉपुलेशन, बट के साथ हमने डज नॉट लगा दिया, ये इनकरेक्ट हो गया। नाउ एज द रूल सजेस्ट बट इज इक्विवेलेंट टू विच नॉट इन सच सेंटेंसेस, the above sentences then has a double negative which wrongly suggests that there is no city which has a huge population. But this is not true. We mean to say that there is no city which does not have a huge population. कहने का मतलब क्या हो रहा है कि देखो, हमने जो पहला सेंटेंस बोला, देर इज नो सिटी बट डज नॉट हैव अ ह्यूज पॉपुलेशन, देर इज नो सिटी विच हैज अ ह्यूज पॉपुलेशन, मतलब हो गया अगर मैं डज नॉट लगा दिया, डबल नेगेटिव कर दिया, इसका मतलब हो गया कि हमें कंफर्म्ड है कि कोई और सिटी है ही नहीं जिसके पास ह्यूज पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में हमें ये कंफर्म्ड है कि कोई सिटी है ही नहीं ऐसी। लेकिन हम कहना क्या चाह रहे थे, हमें कहना क्या है, हमें ये कहना है कि ऐसी कोई सिटी नहीं है जो ह्यूज पॉपुलेशन में है, हमको इम्फेसाइज नहीं करना है। देयर इज नो सिटी बट हैज अ ह्यूज पॉपुलेशन, हमें कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ अभी तक हमारी नॉलेज में जितना हमारी रिसर्च है कि हाँ ये कह सकते हैं कि इससे ऐसा कोई नहीं है, तो ऐसी कोई कंट्री सिटी नहीं है जिसके पास ह्यूज पॉपुलेशन ना हो। डबल नेगेटिव यूज नहीं करना है, और टोटल बात इतनी सी कि डबल नेगेटिव यूज नहीं करना, एक ही नेगेटिव काफी है।
क्लियर? आगे बढ़े। Yes, ma'am. रूल नंबर 9, as is always used after such, the same और as। जब भी सच यूज करेंगे तो एज आना चाहिए, द सेम यूज करेंगे तो भी एज आना चाहिए, और एज के साथ भी एज ही आना चाहिए। क्लियर है? सच एज, द सेम एज डैश एज, इनके साथ हमेशा एज का कॉम्बिनेशन चलेगा। हिज बिहेवियर वॉज सच एज वॉज वेल एक्सपेक्टेड। हिज प्रॉब्लम वॉज सच एज कुड नॉट बी इजिली सॉल्व्ड। माई डिफिकल्टी इज द सेम एज योर्स। दिस इज एज गुड एज डैट। क्लियर है? मतलब जहां पर आप सच देख लोगे, जहां पर आप द सेम देख लोगे, जहां पर आप एज देखोगे लिखा हुआ क्वेश्चन में, आपको उसके साथ एज की पेयरिंग करनी है। नहीं है तो वो ग्रामेटिकली रॉन्ग है। बढ़े आगे। Okay, ma'am. द सेम, दैट एज। If in a certain sentence the same comes before a noun and the same noun is suggested by as or that in the following clause, मतलब following statement, but if in the following clause or following statement the verb is understood only as will be used, not that। कहने का मतलब ये है कि मान लो हम लोग जो द सेम यूज कर रहे हैं वो किसी नाउन के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक, और उसके बाद जो हम लोग एज यूज कर रहे हैं, ठीक, जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा इस वाले में कि हमें एज यूज करना है किसके साथ? द सेम के साथ। अगर वो फिर से नाउन को ही रिलेट कर रहा हो तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उस वक्त दैट यूज नहीं करते हैं, हम लोग एज ही यूज करेंगे। दिस इज द सेम बुक एज ऑब्लिक दैट आई बॉट लास्ट ईयर। ही इज द सेम मैन एज ऑब्लिक दैट केम दिस मॉर्निंग। दिस इज द सेम केस एज योर्स। अब देखो दो तीनों में अंतर क्या है। पहला पहला सेंटेंस क्या है? एज के जो आखिर बाद वाला सेंटेंस है, दैट से जो शुरू हो रहा है, उसमें हम लोग किससे रिलेट कर रहे हैं? बुक से रिलेट कर रहे हैं, सेम नाउन। सेकेंड सेंटेंस में सेम मैन आपके हाफ सेंटेंस में भी और सेकेंड सेंटेंस में भी क्या है? मैन, सेम सेम नाउन है। दिस इज द सेम केस एज योर्स। तो ऑल टोटल बात इतनी सी है कि आपको द सेम के साथ एज ही लगाना है अगर वो हमारा एक ऐसे नाउन के बिफोर आ रहा है, ऐसे नाउन के पहले आ रहा है जिसको हम लोग वापस जो यूज कर रहे हैं अंदर पार्ट ऑफ सेंटेंस में, अगर उसमें हम लोग एज यूज कर रहे हैं तो एज या डैट दोनों लगा सकते हैं। लेकिन अगर वर्ब सिर्फ अंडरस्टूड हो रहा है, वर्ब को हम लोग जो है बता नहीं रहे हैं, लिखा नहीं रहे हैं, तो हम लोग उसमें डैट यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल थर्ड केस, जो थर्ड सेंटेंस था, फिर से रिपीट कर रही हूँ। अगर द सेम आप क्लॉज यूज कर रहे हो, द सेम पैराफ्रेज यूज कर रहे हो, तो द सेम के साथ हमेशा एज ही लगता है, ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था। लेकिन अगर ऐसा कोई केस है कि द सेम के साथ हमारा कोई नाउन लगा हुआ है, द सेम किसके पहले आ रहा है? किसी नाउन के पहले आ रहा है, और सेकेंड पार्ट ऑफ सेंटेंस में जो हम लोग एज यूज कर रहे हैं, एज के बाद भी सेम नाउन आ रहा है, तो हम लोग एज या डैट दोनों ही लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उस सेंटेंस में हमारा जो नाउन है दोनों तरफ रिलेट तो कर रहे हैं लेकिन वर्ब हमारा नहीं लगा हुआ है, वर्ब हमारा लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ हम अंडरस्टूड कर रहे हैं, तो उस केस में हमारा डैट नहीं लगता है, हम एज ही लगाते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में आपका वर्ब क्या था? बॉट। सेकेंड सेंटेंस में वर्ब क्या है? केम। थर्ड में तो वर्ब दिख ही नहीं रहा। समझ में आया? अब क्लियर हो गया होगा। Yes, ma'am. पक्का ना? आगे तब आगे बढ़े फिर। मैम ये इसमें नाउन का समझ में आ गया कि नाउन आएगा तो एज और डेट कोई भी यूज कर सकते हैं। फिर मैम लेकिन वर्ब का क्या है? मतलब वर्ब का उसमें नहीं आया, वर्ब इज अंडरस्टूड। बट इफ इन द फॉलोइंग क्लॉज द वर्ब इज अंडरस्टूड दैट इज नॉट एक्सप्रेस्ड, मतलब वर्ब हमें सिर्फ समझ में आ रहा है, हम माइंड में रीड कर रहे हैं, वर्ब लिखा नहीं है। थर्ड सेंटेंस में वर्ब कहाँ है? कहीं है? दिस इज द नो। सेम केस, कहीं है ही नहीं वर्ब। इसीलिए इस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे? एज यूज ओके। करेंगे। ठीक है, डैट नहीं यूज ओके। करें। नाउ रूल नंबर 11, वन वंस वन सेल्फ। ये तीन चीजें ऐसी हैं जो हमेशा पेयरिंग में यूज होंगी और इनके साथ और कुछ यूज नहीं होगा। बहुत आसान सा है। वन इज एन इंडेफिनिट प्रोनाउन,
It is used in its own form in all the three cases. All the three cases मतलब कौन से 3 केस जो सब स्टार्ट? सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पॉसेसिव। करेक्ट। तो इन तीनों में हम लोग जो है इसको वन, वंस और वन सेल्फ तीनों को यूज कर सकते हैं। इन नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केसेस, और नॉमिनेटिव मतलब आपका सब्जेक्टिव केस ही हो गया, इट इज यूज्ड एज वन। मतलब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में यूज कर रहे होंगे तो हम लोग क्या यूज करेंगे? वन यूज करेंगे। पॉजिटिव केस अगर होता है तो हम लोग वंस यूज करेंगे, और रिफ्लेक्सिव फॉर्म में होगा अगर तो हम लोग क्या यूज करेंगे? वन सेल्फ यूज करेंगे। रिफ्लेक्सिव क्या होता है हम लोग आगे भी क्लियर कर लेंगे। इसके साथ हम लोग कोई भी पर्सनल प्रोनाउन यूज नहीं करते, हम लोग आई, मी, दे ये सब यूज नहीं करते हैं। ठीक। वन शुड माइंड वंस ओन बिजनेस। यहाँ पर वन, पहला वन किसकी तरह यूज हो रहा है? सब्जेक्ट की तरह। वंस यहाँ पे क्या हो गया? हम यहाँ पर ओनरशिप दे रहे हैं, हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं। वंस ओन बिजनेस। वन शुड अवेल वन सेल्फ ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी। वन सेल्फ का मतलब आपका क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव फॉर्म में आ रहा है, ये आप ही की तरफ रिफ्लेक्स होकर के आ रहा है। ठीक। तो वन सेल्फ ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी। वन कैन नॉट सक्सीड अनलेस वन वर्क्स हार्ड। यहाँ पर पहला वन क्या है? सब्जेक्टिव है, और दूसरा वन क्या है? ऑब्जेक्टिव। वन कैन नॉट सक्सीड अनलेस वन वर्क्स हार्ड। और टोटल इसका एक ही ट्रिक है खाली, कि जहां पर वन देख लोगी वहां से वन, वंस और वन सेल्फ ही होगा और कुछ नहीं होगा। बस हाँ, इन तीनों को देखना है कि ये तीनों सही तरीके से यूज हुए हैं कि नहीं हुए हैं। बाकी इनके साथ कोई भी प्रोनाउन यूज नहीं होगा। आई, मी, दे, हिमसेल्फ, ही, हर, शी कुछ भी यूज नहीं होगा। ठीक है बड़े। यस मैम। नेक्स्ट रूल नंबर 12, मैंने बोला रिफ्लेक्सिव हम लोग को पढ़ने हैं। अब रिफ्लेक्सिव क्या होता है? Used when the subject and object of a sentence are the same person or thing। मैंने बोला रिफ्लेक्स आता है। रिफ्लेक्स मतलब आप ही के ऊपर आ रहा है। हम लोग उसमें जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही क्या है? हम ही है, या एक ही चीज है, या एक इंसान है या एक ही चीज है। फॉर एग्जाम्पल, आई बिलीव इन माई सेल्फ। आई इज द सब्जेक्ट, माई सेल्फ इज द ऑब्जेक्ट, और दोनों ही क्या है? एक ही इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए माई सेल्फ क्या हो जाएगा? एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? नो मैम। नेक्स्ट है emphatic pronouns, also called intensive pronouns. These pronouns are used with another noun or pronoun to emphasize it. Emphatic मतलब emphasize करना, प्रेशर डालना। हम किसी चीज पे प्रेशर डाल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि ये मैं, हमने ही किया है, ये मेरा ही है। फॉर एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ रोट द कोड। यहाँ पर माई सेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सब्जेक्ट में ही आ रहा है पहली बात तो। ये तो ऑब्जेक्ट में आ भी नहीं रहा, ऑब्जेक्ट में तो कोड है। ठीक, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। अब ये और क्या हो सकता है? हमने क्या बोला? हमने दोनों बार खुद को ही बोला। आई माई सेल्फ, आई रोट द कोड, भी तो बोल सकते थे, लेकिन नहीं बोला। हमने क्या बोला? आई माई सेल्फ रोट द कोड, मतलब कोई और था ही नहीं जब कोड लिख रहे थे। ये और किसी ने इसमें हेल्प की ही नहीं, हम खुद पे ही इम्फेसिस डाल रहे हैं, हमने खुद को ही बोला है खाली। क्लियर हुआ? यस मैम। नेक्स्ट, अब इन पे रूल्स क्या हैं? देयर आर सम वर्ब्स दैट टेक सम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फॉर देयर ऑब्जेक्ट इफ देयर इज नो अदर ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देम। कुछ वर्ब्स क्या करते हैं? अपने आप ही कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ले लेते हैं अपनी ऑब्जेक्ट के लिए, जब उसमें और कोई ऑब्जेक्ट होता ही नहीं उसको कंप्लीट करने के लिए। मतलब आपको सेंटेंस अधूरा लगेगा, लेकिन वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की वजह से कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्पल में हम लोग क्या क्या ले सकते हैं इसमें? अवेल, एब्सेंट, एक्विट, अप्लाई, रिवेंज एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। हमने जैसे ही अवेल्ड यूज किया, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। अगर हम यही बोलते आई माई सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, नहीं समझ में आ रहा क्या है क्या नहीं, कुछ क्लियर नहीं हो रहा। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं? हमने क्या लगा दिया? एक वर्ब लगा दिया इसमें, अवेल्ड, जिसमें हमने बोल दिया कि आई अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। तो दो प्रोनाउंस के बीच में आपको वर्ब मिल सकता है। तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग? ये समझ में आता है कि अगर दो प्रोनाउंस के बीच में अगर एक वर्ब आपको मिल रहा है, इट मीन्स जो नेक्स्ट वाला प्रोनाउन है वो क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये सेंटेंस गलत नहीं है।
और अधूरा भी नहीं है। He revenged myself upon him. सॉरी, I revenged myself upon him. मैंने उससे अपना रिवेंज लिया। He absented himself from the class. सुनने में गलत लग रहा है लेकिन बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, ग्रामेटिकली पूरी तरीके से सही है। You must have enjoyed yourself during the vacation. हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, हम लोग खुद को इम्फेसिस दे रहे हैं, खुद के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब हमारा एक ही है। क्लियर हो रहा है? पांच चारों सेंटेंस, अभी पांचवा नहीं बोलेंगे। आई अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, मैं ही सब्जेक्ट हूँ, मैं ही ऑब्जेक्ट हूँ। मैंने क्या किया है खुद के साथ, खुद को अवेल किया है, किससे? अपॉर्चुनिटी से। आई रिवेंज्ड माई सेल्फ अपॉन हिम, मैंने क्या किया है, खुद से रिवेंज लिया है। किसके थ्रू, किसके लिए लिया है? अपॉन हिम, उसकी वजह से। हिम, ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास, उसने खुद को एब्सेंट किया, कहाँ से? क्लास से एब्सेंट किया। यू मस्ट हैव एंजॉयड योर सेल्फ ड्यूरिंग द वेकेशन, अपनी वेकेशन पे आपने खुद को बहुत एंजॉय किया, कराया होगा। ऐसे करके बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ में अब देखो क्या दिक्कत आ रही है। आई मैम प्राइड, इसमें थर्ड सेंटेंस है जैसे ही absented himself from the class, तो ये from the class क्या होगा? फ्रॉम द क्लास क्या होगा मतलब? लाइक ही इसमें सब्जेक्ट है, हिमसेल्फ ऑब्जेक्ट है, तो ये फ्रॉम द क्लास। अरे बेटा, सिर्फ हिमसेल्फ थोड़ी ना ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो गया हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो हिमसेल्फ। ओके। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट में तो, प्रेडिकेट में तो पूरा फ्रेज चलता है ना, यस मैम। है ना? ये कहने का मतलब है, क्लियर हो गया ना? हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस और वो बोल रहे थे, यस मैम। इसने माई सेल्फ को बोला कि वो ऑब्जेक्ट है, या हिमसेल्फ को, यस। ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ, आई प्राइड इन बीइंग एन इंडियन, गड़बड़ लग रही है थोड़ी, कुछ गायब लग रहा है। किस चीज का प्राइड, कहाँ ले रहे हैं हम? हमने क्या बोला फिर सेंटेंस में? इसको हम लोग रिफ्लेक्सिव की तरह करते हैं, थोड़ा सा और ब्यूटीफाई होगा सेंटेंस। आई प्राइड माई सेल्फ इन बीइंग एन इंडियन, मुझे इंडियन होने पर गर्व है। गर्व क्या होता है? प्राउड, प्राइड क्या है? एक इमोशन है जो किसके ऊपर आ रहा है? आप ही के ऊपर आ रहा है। इसीलिए हम लोग जब भी कोई इमोशन की बात करेंगे, वो हमें उस वक्त उसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यूज करने हैं। हम लोग की एक हैबिट होती है, पेक्यूलियर हैबिट ऑफ यूजिंग माई सेल्फ फॉर आई और आई एम, एज अ रिजल्ट वी स्पीक और राइट सच मोनेस्ट्रीज। मतलब अगर हम बोल रहे हैं इंट्रोड्यूस, हम बहुत लोग करते हैं फॉर मॉडर्न चेंज, मॉडर्न इंग्लिश स्पीकिंग, माई सेल्फ, माई सेल्फ गौरव। इंट्रोडक्शन के लिए बोला किसी कंपनी की, गिव योर इंट्रो, हम लोग माई सेल्फ से स्टार्ट करते हैं, वहीं पे सबसे पहले गलत हो जाते हैं। माई सेल्फ तो यूज करना ही नहीं, माई सेल्फ आपका ईगो शो करता है, आपने खुद को ही पूरा, आप खुद के बारे में ही बात करना चाह रहे हो, नहीं। आई एम गौरव, माई सेल्फ कैन डू इट, नहीं, ईगो शो कर रहा है, नेगेटिव है। आई कैन डू इट, आई माई सेल्फ कैन डू इट, ये हो सकता है। आई माई सेल्फ कैन डू इट मतलब क्या हो जाएगा? मैं अकेले कर लूंगी। आई कैन डू इट माई सेल्फ, मैं अकेले कर लूंगी। लेकिन माई सेल्फ कैन डू इट, माई सेल्फ कभी भी हम पहले यूज नहीं कर सकते, एज अ सब्जेक्ट यूज नहीं करते हैं। वो सेंटेंस की मीनिंग को नेगेटिव बना देता है, मीनिंग को चेंज नहीं करता है। माई सेल्फ गौरव में वो गौरव ही है, वो और कुछ नहीं है। माई सेल्फ कैन डू इट में तुम ही करोगी काम, और कोई नहीं करेगा, लेकिन वो सेंटेंस को नेगेटिव बना रहा है, उसको ब्यूटिफिकेशन उसकी कम कर रहा है, सुनने वाले को अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है? कोई दिक्कत? नो मैम। नेक्स्ट, रूल नंबर 13, pronoun antecedent problems. There is a pronoun in the sentence, but it is not clear what or who it is referring to. Worse, it may appear to point to the wrong noun altogether. एक प्रोनाउन कोई होता है कभी कभी सेंटेंस में, जिसमें हम लोग क्लियर ही नहीं कर पाते कि किसको रेफर कर रहा है या किस चीज को कर रहा है। और सबसे ज्यादा ये होता है कि अगर वो किसी और नाउन के साथ लगा हो, तब तो और ही कंफ्यूजन हो जाता है कि किसको रेफर कर रहा है। मान लो दो नाउन है क्वेश्चन में, तो the way out is to reduce the gap between pronoun and its correct antecedent, or to rewrite the sentence in order to introduce the correct antecedent. कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, फालतू लिखा हुआ है ये। सीधी सी बात इतनी सी है कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि सेंटेंस में नाउन कहाँ है, और उस नाउन से रिलेट करता हो प्रोनाउन कौन सा जो क्लोजली रिलेट कर रहा है, और उसके बीच का सेंटेंस हम पूरा हटा देंगे और देखते हैं कि क्या ये आपस में रिलेट हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहे तो मतलब ग्रामेटिकल एरर है। एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग कुछ।
ही हैज अ रेजिलेंस वुड सी हिम थ्रू एनीथिंग, इसमें प्रोनाउन आपका ही है, नाउन क्या है, रेजिलेंस है, लेकिन अभी कुछ क्लियर नहीं हो रहा कि किसका रिलेशन कहाँ हो रहा है। वो प्रोनाउन, एक प्रोनाउन को यूज हुआ ही नहीं, तो हमने क्या यूज कर लिया। अब रेजिलेंस हम लोग यहाँ पर क्या बात करें, पर्टिकुलर फीलिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसकी, किसी की है, ही की। ही में यहाँ पे मान लेते हैं हम सूरज, कि सूरज है जिसके पास ऐसी रेजिलेंस है जो किसी भी चीज को देख सकता है, किसी भी चीज में जो भी, किसी भी चीज के थ्रू देख सकता है। तो हमें पर्टिकुलर करना है, पर्टिकुलर यूज करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, दैट, किसके बाद यूज करेंगे, नाउन के बाद। ही हैज अ रेजिलेंस दैट वुड सी हिम थ्रू एनीथिंग। द बुक वॉज सच दैट ही कुड रीड, सच दैट ही कुड रीड, सच के साथ तो हम लोग दैट लगाते ही नहीं, सच के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, एज लगाते हैं, ग्रामेटिकली रॉन्ग। द बुक वॉज सच एज ही कुड रीड। They who are the students of the school need not buy tickets. They who are students of the school need not buy tickets. कैसे यूज हो रहा है, दे तो यहाँ पे यूज ही नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये तो पहली बात तो हमारा हु को रिलेट भी नहीं कर रहा। दे तो हमारा थर्ड पर्सन है, लेकिन थर्ड पर्सन में कौन, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, हमने कुछ स्पेसिफिकली यहाँ पे बोला ही नहीं, दे तो कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर हमने बोला दोस्त, जो थर्ड पर्सन का ही, दे का ही एक फॉर्म है, दोस्त, दोस्त को हमने क्या किया, कुछ स्टूडेंट्स को पर्टिकुलरली बोल दिया है कि जो स्टूडेंट्स जो है स्कूल के हैं, दोज हु आर द स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल नीड नॉट बाय टिकट्स, उनको टिकट्स बाय करने की जरूरत नहीं है। सुजन हैज चेंज्ड हर माइंड, चेंज्ड हर मेजर ट्वाइस दिस सेमेस्टर। दिस माइट मीन शी इज अनश्योर ऑफ हर करियर गोल। सेंटेंस तो सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिस माइट मीन शी इज अनश्योर ऑफ हर करियर गोल। अगर हम पहला सेंटेंस हटा दें, अगर हम पहला सेंटेंस ना हटा दें और फिर दूसरा सेंटेंस किसी से बात करें या हम खुद पढ़ें, क्या है, क्या माइट, माइट नाउन है, किससे रिलेट हो रहा है, क्या चीज है ऐसी जो हम लोग को ये बता रहा है कि वो अनश्योर है अपने करियर गोल से, उसका चेंज, और वो चेंज लगना जरूरी था। दिस चेंज माइट मीन शी इज अनश्योर ऑफ हर करियर गोल। आफ्टर इंटरव्यूइंग several nurses, I realized that it was not the career for me. अब हमने यहाँ पर it कर दिया है, it जो है हमारा किसको डिपेंड कर रहा है, एक ऑक्यूपेशन को दिखा रहा है, करियर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, लेकिन वो पूरे सेंटेंस में कहीं आया ही नहीं है। तो इट कहाँ से रिलेट हो गया, इट कैसे रेफरेंस ले रहा है, किधर से ले रहा है रेफरेंस, उसने इंटरव्यू तो नर्सेस का किया, कहीं करियर प्रोफेशन की बात नहीं हुई। तो हमें यहाँ पर इट की जगह हमें क्या यूज करना होगा, प्रोफेशन यूज करना होगा, तब हम सेंटेंस समझ पाएंगे कि किसके बारे में बात हो रही है। After interviewing several nurses, I realized that nursing was not the career for me. क्लियर हुआ, कोई दिक्कत इसमें? नो मैम। The team's poor sportsmanship made all of them look like winners. अब इसमें कहाँ गड़बड़ हो जा रही है, made all of them, कौन, क्या जनता भी जो देख रही थी मैच, उनको भी नहीं ना, सिर्फ क्या, किसके किसके लिए बात हो रही है, सिर्फ मेंबर्स की बात हो रही है। यहाँ पर किसी की कोई बात ही नहीं हो रही, क्योंकि विनर्स जो लगेंगे वो भी मेंबर्स लगेंगे टीम के। अगर लूजर्स, सॉरी, विनर्स होंगे, ये विनर्स वाइनर्स मतलब होता है तुम्हारा लूजर्स, ठीक। और अगर विनर्स होंगे, जीत जाएंगे, तो भी हमारे क्या होंगे, मेंबर्स ही होंगे। जो क्राउड होगी वो तो नहीं होगा, एम्पायर तो नहीं आएगा, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग को क्या लिखना है, देम में कोई रिलेशनशिप था ही नहीं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, देम किसको रेफर कर रहा है, मेंबर्स को रेफर कर रहा है, तो हमें यहाँ पर मेंबर्स के साथ लिखना है। और मेंबर्स क्या है हमारे, थर्ड पर्सन है, इसलिए इनके साथ थर्ड पर्सन लगेगा, कौन, क्या फॉर्म लग जाएगा, इट्स लग जाएगा। द टीम्स पुअर स्पोर्ट्समैनशिप मेड ऑल ऑफ इट्स मेंबर्स लुक लाइक वाइनर्स। क्लियर है, कोई दिक्कत? नो मैम। चलो नेक्स्ट, रूल नंबर 14, हु वर्सेस whom।
इसमें बस एक ही ट्रिक है, या कह दो एक ही तरीका है करने का इसको। इसमें अंतर क्या है हु और हुम में? सिर्फ एक लेटर का, जो कि है एम। ठीक, तो हमें एक चीज याद रखनी है कि अगर हमें हुम यूज करना है, हुम हम किसकी जगह यूज करेंगे? हमेशा हिम की जगह, बस। और कहीं यूज करते ही नहीं हूँ, बाकी सब जगह हम लोग हु यूज करते हैं। अगर कोई और प्रोनाउन अगर आ रहा है, ही शी कुछ भी, तो हम लोग हु यूज करते हैं। अगर कहीं हिम आ गया तो हम लोग हिम की जगह हुम को यूज कर सकते हैं। यू गेव परमिशन टू हिम, यू गेव परमिशन टू होम। ठीक, ही अग्रीड टू डैट, हु अग्रीड टू डैट। सिर्फ सेंटेंस को ब्यूटीफाई कर रहे हैं, सेंटेंस दोनों अपने आप में सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब चारों सेंटेंस सही है। लेकिन अगर हमसे कहा जाए कि इसके अलावा और कौन सा हम पर्सनल सॉरी कौन सा प्रोनाउंस हम लोग यूज कर सकते हैं, तो जैसे ऑप्शन क्या आ जाएगा? हिम की जगह हम लोग हुम ही यूज कर सकते हैं, हु नहीं। यू गेव परमिशन टू हु, ये गलत होगा। ठीक, समझ में आया? हुम वही लगेगा जहां पे एम है, मतलब हिम के साथ, और किसी के साथ नहीं लगता। बढ़े आगे। यस मैम। अच्छा, ये खत्म हो गए यहाँ तो रूल्स। ठीक, अभी तक कोई दिक्कत? एक बार पीछे से पूरा देख यस मैम। लिया। ये वाला रूल, रूल नंबर 1 एक बार पढ़ लो, देखो कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझे बताना, नेक्स्ट मैं नेक्स्ट कर दूंगी। नेक्स्ट। मैम नेक्स्ट। डन। नेक्स्ट। 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 डन।
Done. 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 चलो, मतलब सारे रूल्स क्लियर है, अब हम लोग क्वेश्चंस लगा सकते हैं। Yes. चलो फिर करते हैं क्वेश्चंस। चलो पहले क्वेश्चन का आंसर। हैरियट, डॉन एंड आई ऑब्लिक मी विल अटेंड द डांस टुगेदर। I. करेक्ट। शी ऑब्लिक हर and Ira certainly make a cute couple, don't they? She. Correct. You and we oblique us had better go together, I think. You and we. You and we. Correct. Send Mr. Sack and I oblique me separate bills if you will. I. फोर्थ में मी है। देखो देखो कहाँ गड़बड़ हो रही है। सेंड मिस्टर सैक एंड मी, Okay, okay, मैम समझ में आ गया। कहाँ गड़बड़ हुई? ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज मतलब है यहाँ पे। मिस्टर सेकंड। क्योंकि आई और मी। हाँ, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट के साथ एक और चीज जुड़ी हुई है, यू। इसमें तीनों पर्सन आ रहे हैं। यस मैम। ठीक। फिफ्थ,
टेक हर फादर एंड शी ऑब्लिक हर इनटू द नेक्स्ट रूम प्लीज। हर। ठीक है, करेक्ट। दिस मैटर can best be settled, I believe, between he oblique dash him, he oblique him and his lawyer. ही। Sixth, him. His यूज हो रहा है बेटा, his के साथ him चलेगा। he and his lawyer और him has his lawyer and his lawyer। नहीं समझ में आया? नो मैम। देखो, he और him दोनों ही कैसे प्रोनाउंस हैं? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन है, लेकिन यहाँ बात कौन कर रहा है? कोई और कर रहा है। जैसे मैं बात कर रही हूँ तुमसे कि सेकंड पर्सन ही थर्ड पर्सन है, मुझे भी कंफ्यूज कर दिया तुमने। ही थर्ड पर्सन है। आई बिलीव बिटवीन ही ऑब्लिक हिम एंड हिज लॉयर, मतलब मैं बात कर रही हूँ, मुझे लगता है कि उसके और उसके लॉयर के बीच में, उसके, ओके मैम, ओके समझ में आ गया। दोनों एक ही जैसे यूज होंगे, हिम और हिज, ही नहीं आएगा, उसके और उसके लॉयर के बीच में। ठीक। हाउ यस वॉज, मैम। हाँ, हाउ वॉज द लेटर एड्रेस्ड? वॉज इट एड्रेस्ड टू हिज फादर एंड ही ऑब्लिक हिम, और टू हिज मदर एंड ही ऑब्लिक हिम? हिम आएगा दोनों। करेक्ट। देख लेते हैं आंसर, तुमको भी दिखा देते हैं। सेवेंथ, हिम। ठीक। That's something you can decide yourself, or else you and she oblique her can decide it between you. हर। ठीक है, चलो देखते हैं आंसर एट्थ का। she, you के साथ क्या चलेगा? यू कैन डिसाइड। यू तो फिर पीछे स्लाइड पे चलें, ऑर्डर वाली पे। चलो, ओके। ये अब देखो, सिंगुलर नंबर you, he and I, यहाँ पे she है बस। ओके मैम। क्लियर हो गया? पहला नंबर, पहला जो रूल है। यस मैम। अगर हो रहा है जैसे वहां सिंगुलर पर्सन की बात कर रहे हैं हम, वहां पे तो कई लोग नहीं है, हमने यू और शी के बीच में रिलेशनशिप बैठाना है, तो उसके साथ क्या आएगा? यू के साथ हमेशा शी और ही चलता है। क्या क्वेश्चन नंबर 8 था ना हमारा? देयर दैट समथिंग यू कैन डिसाइड योरसेल्फ, और एल्स यू एंड शी कैन डिसाइड इट बिटवीन यू। दो ही लोग हैं खाली, ज्यादा लोग नहीं है। वी ऑल लीव द डिसीजन अप टू यू एंड, अब इसमें दे ऑब्लिक देम, यू के साथ क्या लगेगा इन दोनों में से? देम। सॉरी, कौन सा था? नाइन्थ, देम। क्लियर हो गया? यस मैम। Everyone is willing to play along with us, but she oblique her and Bob. शी। 10th का her. ये कैसे यूज हो? Everyone is willing to play along with us, but she and Bob, and but her and Bob. But के साथ क्या लगता है? Who does not या which does not, इन दोनों में से कोई एक लगेगा। यस मतलब मैम। जो है हमारे साथ प्ले करने की कोशिश कर रहा है, बस कौन कौन नहीं कर रहा है? शी एंड बॉब। हम लोग यहाँ पे थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, थर्ड पर्सन में हम लोग क्या यूज करेंगे? प्रोनाउन यूज करेंगे जो अलग चलेगा, मतलब थर्ड पर्सन का भी एक फॉर्म चलेगा। शी एंड बॉब करेक्ट नहीं लग रहा है यहाँ पे, शी एंड बॉब नहीं, बॉब एंड शी अगर होता तो सही होता। समझो बात को, बॉब और शी लिखा होता, बॉब एंड शी ऑब्लिक हर, तो क्या आंसर होता? बॉब एंड शी।
क्योंकि हमारा जो प्रोनाउन आएगा ही और शी जो आता है वो नाउन के बाद आता है। ठीक, लेकिन अगर हर है, हर यहाँ पे थर्ड पर्सन चल रहा है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पर बॉब के पहले लगाना है, इसलिए हर एंड बॉब आएगा यहाँ पर। ओके क्लियर? मैम। यस मैम। विल यू सर्व ही ऑब्लिक हिम एंड आई ऑब्लिक मी नाउ? ही एंड आई। विल यू सर्व ही एंड आई नाउ? 11। यस मैम। हमने में ही गड़बड़ लग रहा था बेटा। मैम लेकिन अभी आपने बोला था ना कि यू के साथ ही और शी यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा हम लोग फॉर्म यूज कर रहे हैं? विल यू सर्व हिम एंड मी नाउ। हम फ्यूचर टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, फ्यूचर टेंस के बारे में बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ही और आई कब यूज होता है? जब प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। ओके मैम। हम लोग इससे पूछ रहे हैं, अभी अभी हमारा क्वेश्चन ही चल रहा है। हम उससे कह नहीं रहे हैं कि सर्व करो मुझे, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, अभी पूछ रहे हैं कि सर्व करोगे। ठीक। वुमेन ट्रीट वी ऑब्लिक अस men in a rather unsportsmanlike manner, don't you think? ये तो इजी है। वी। वुमेन ट्रीट वी men। अस आएगा मैम वैसे तो कि ये अस, ऑब्जेक्ट। अस आएगा, क्योंकि वी किसके बीच में लगता है बेटा? दो लोगों के बीच में। हम्म। और अस यस काफी लोगों के बीच में, मैम। तो हम लोग यहाँ पे एक जनरल फॉर्म बोल रहे हैं, इसलिए अस लगेगा। ठीक है, 12th का अस। ठीक। यस नेक्स्ट, मैम। will you watch Ira and she oblique her so they don't get into trouble? यहाँ, हर। हाँ हर, वेरी गुड। 13 का हर, क्योंकि यहाँ पे दे यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक। प्लीज राइट योर मदर एंड आई ऑब्लिक मी at least once a week. मी। मी 14th का मी, गुड। 15th, please call your father and I oblique me when you are in town, same as before, हमें लग रहा है। मी। मी, ठीक है, 15 का मी। Did you invite we oblique us and the Harrisons to your party? अस। Hmm. He considers Margie and I oblique me his best friend. मी। मी क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग इसमें? क्योंकि हम ऑब्जेक्ट की तरह हैं। यस मैम। We saw Sam and she oblique her together last night. हर। They oblique them and we oblique us are not friends. दे एंड वी। They and we are not friends, 19th. They and we, correct. Do you consider they oblique them and we oblique us friends? वी एंड देम एंड अस। हाँ, अब यही हो जाएगा। देखो दोनों क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन का मीनिंग लगभग सेम है कि हाँ कोई लोग हैं जो फ्रेंड्स नहीं है, लेकिन एक 19th वाले में क्या हो रहा है, कोई बता रहा है दैट इज द आंसर, और 20 में क्या हो रहा है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक, इसलिए इसमें लग जाएगा देम और अस। ठीक है, कोई यस दिक्कत मैम। है अभी तक? नो मैम। और हम लोग इसके क्वेश्चंस फिर प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट सेशन में, और वैसे ही करेंगे जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के किए थे। अप्रॉक्स 150 या 120 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिए, ओके मैम। मैं भेज देती हूँ ग्रुप पे। ठीक है, और कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नो मैम।